Good evening, students. हमें पता है कि फेडरक्राफ्ट रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है वो एनहाइड्रस HCl है और वो अपने आप में एक लुईस एसिड है। और यही इसकी खूबी है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, एंड फॉर दैट मैटर ओनली वो R+Cl- के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो वो R+ और AlCl4- अभी ना लिखें, यहाँ अपना कार्बोनियम आयन जनरेट कर लेता है जो अल्काइल कार्बोनियम आयन है, जो अल्काइलेशन प्रोसेस के लिए हमें सपोर्ट करता है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, राइट। ये किसके लिए है? ये अल्काइलेशन के लिए है। अगर एसाइलेशन हम करवा रहे हैं, एसाइलेशन, तो RCOCl प्लस AlCl3 है, तो ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, ये यहाँ अटैक कर ले तो हमें यहाँ पर RCO प्लस, हालांकि ये भी कार्बोनियम आयन ही है लेकिन हम इसे एसाइलियम आयन कहते हैं, राइट। जो क्या काम करेगा, ये भी हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा तो हमें मिल जाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन पर ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये बन जाएगा R और ये बन जाएगा COR, राइट। क्लियर? लेकिन फिनॉल के केस में ऐसा होता नहीं है। क्यों होता नहीं है, इसका रीजन समझे कि ये जो AlCl3 है ना, जो बेचारा गरीब है, वो किसके पास मारा मारा फिरता है? ये Cl- डेल्टा के पास, या तो RCOCl इसके पास, जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के वो AlCl4- बन जाता है। लेकिन अगर आपने रिएक्शन फिनॉल से करवाई तो क्या होगा पता? फिनॉल का जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन है ना, उसके साथ ही वो सीधा क्या कर लेगा पता है? उसके साथ ही वो सीधा कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा कुछ ऐसे, AlCl3, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो AlCl3 को आपके अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोनियम जनरेट करना था, या तो एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एसाइलियम आयन जनरेट करना था, वो तो कहीं और जुड़ चुका है। तो कार्बोनियम आयन और एसाइलियम आयन बनेंगे ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बनेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो फिनॉल की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। सेम है, दूसरा भी सुन लो, उस एनिलीन जो है ना, एनिलीन, उसकी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से OH का, फिनॉल का जो OH है ना, उस OH का लोन पेयर ऑक्सीजन का इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो ऑब्वियसली एनिलीन का, NH2 का, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी इसी तरह इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी है जिसमें फिनॉल का भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन दे रखा है, जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको मार ठोक के पूछ ले कि नहीं भाई करना ही है, तो अल्काइल ग्रुप कहाँ लगाएंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा देंगे। क्या मैं जो बोल गया सबको समझ में आया? ठीक है, अब लिखो। हाँ हाँ, मैंने कुछ ऐसा बोला था कि अब तक आपने जो नहीं किया है ऐसा मार्क करना। फिर एक कुछ इश्यू हो गया था तो उसे सॉल्व करने मुझे जाना पड़ा, फिर मैंने क्लास बंद कर दी थी।
So S is the board. चलो अब एक नया टाइटल लगाएंगे, कौन सा है? ग्लास, दो ग्लास प्रैक्टिस फिनॉल वाटर, दो ही लगता है 3, नॉट श्योर। ठीक है, तो ईथर जो है, ईथर की जनरल फार्मूला होती है ROR डैश। ठीक है, R इक्वल टू R डैश है, तो उससे सिंपल ईथर या तो सिमेट्रिक ईथर कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर कोई है तो डाइईथाइल ईथर, जो एनेस्थेटिक के फॉर्म में पहले यूज हुआ करता था। R इज नॉट इक्वल टू R डैश। वैसे भी बहुत सारे एनेस्थेटिक आज की डेट में भी जो यूज होते हैं वो ईथर के हैं। अच्छा, इससे मिक्स ईथर कहते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये जो दो बंदे हैं दे रूल द सिमेट्रिक ईथर। इसे दुनिया एनिसोल कहती है, जिसे दुनिया इनेटोल कहती है। इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। ईथर या तो आप ऐसे एसिडिक भी कह सकते हैं। इसके पास एक्टिव है, जैसे अल्कोहल और फिनॉल के पास है, तो उसकी वजह से उसकी बहुत सारी रिएक्शन देखी जा सकती है। उससे उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप मेटल के साथ रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी इसका होने नहीं वाला है, ऐसा इसका कुछ भी सबसे पहला काम जो करेंगे वो एज पर सीक्वेंस बोलो। और प्रिपरेशंस का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, SN2 मैकेनिज्म। विलियमसन नाम का एक साइंटिस्ट था, शायद मैंने कभी बताया होगा। उसने ईथर मिक्स्ड एज वेल एज सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर बनाने के लिए उसने क्या कहा कि सबसे पहले आप एक सोडियम अल्कोक्साइड बना लो, और उस सोडियम अल्कोक्साइड की आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको ईथर मिल जाएगा। और आपको सिंपल ईथर बनाना है या मिक्स्ड ईथर बनाना है, उसके बेसिस पर आप
आर और आर डैश का सिलेक्शन करें। किसका? आर और आर डैश का सिलेक्शन करें। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो, इसके लिए क्या करते हैं, एनहाइड्रस अल्कोहल लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं सोडियम मेटल के साथ। अब एनहाइड्रस क्यों लेना है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि सोडियम लिया और मॉइस्चर हुआ तो फिर वहीं पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा RO माइनस Na और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मुझे यहाँ पर कोई यूज नहीं है, मुझे इसका काम है जिसे कहते हैं दुनिया सोडियम अल्कोहल। सेम वे अगर आपने ले लिया है एराइल OH जिसे कहते हैं फिनॉल, इसकी रिएक्शन अगर मैंने सोडियम, ऑफ कोर्स ये भी क्या होना चाहिए, ड्राई या तो एनहाइड्रस लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। राइट नाउ हमारे लिए ये सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। कल को जाके ऐसा होगा कि हम इसका यूज करें, क्यों? क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर करने पर मिलता क्या है बताओ, हाइड्रोजन मिलता है जिसका हम रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। राइट नाउ हमें उसकी परवाह नहीं है, हमें परवाह किसकी है, इसकी है। क्यों? क्योंकि इसका हमें यूज करना है। कल को जाके मैं क्या करूंगा, अल्कोहल इथेनॉल और एनहाइड्रस इथेनॉल और सोडियम को मिक्स कर रहा हूँ, एक्चुअली सोडियम अमालगम को मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो अंदर से हाइड्रोजन जो निकलेगा उसका मैं क्या कर सकता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकता हूँ। बताओ आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से देख लो एक बार, फिर आप लिख लेना, आपके लिए फिर बहुत आसान है। ये हो गया मेरा सोडियम अल्कोक्साइड, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ R-X से, जो है मेरा अल्काइल हैलाइड। जो क्या करेगा बताओ, जो इसके ऊपर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, और बैक साइड से अटैक निकाल, ये एक्चुअली क्या होगा बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि अल्कोक्साइड है। तो SN2 मैकेनिज्म होगी, यहाँ बन जाएगा ROR- और ये बन चुका है सोडियम हैलाइड। ये क्या हो गया, ये हो गया ईथर। डिपेंड करता है कि यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ बन रही है तो ये पहले जो थी उसकी कंपैरिजन में इन्वर्टेड हो जाएगी क्योंकि SN2 है। अब यहाँ R और R' की आप ऐसे चॉइस करें जैसे आपको पर्टिकुलर ईथर चाहिए। R और R' आपके ईथर में है तो आपको अच्छा पता है कि आपको R और R' क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर अल्कोहल का, ये अल्कोहल में से मिलता है, ये अल्कोहल में से मिलता है और ये अल्काइल हैलाइड में से मिलता है, इसकी आप चॉइस कर सकते हैं। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबको जानना बहुत जरूरी है और वो ये है कि ये R' जो है वो टर्शरी नहीं होना चाहिए, वो फिनाइल नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम वो ब्रिज हेड भी नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज वो नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम वो sp2sp वाला कार्बन भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से रिएक्शन ही नहीं होती। आई बात समझ में? और अगर ये है टर्शरी है, टर्शरी माने ये, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया ये ग्रुप है, तो वहां पर क्या होता है पता है, ये अल्कोक्साइड यहाँ पर किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है ना, वो फिर वहाँ बेस का काम करेगा, और बेस का काम करेगा ना तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। तो उस केस में आपको ईथर नहीं मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। एलिमिनेशन से रिजल्ट क्या मिलता है, अल्कीन रिजल्ट मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब लिख लो पूरा।
In short, your carbon should not be sp2 or sp. क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई हेलोजन जुड़ा होगा तो वो पीडीसीएच हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सुनिए,
WhatsApp पर पेपर करे आगे અને જોડે છે મીટિંગ પર પ્લસ वो तो कंडीशन मैंने लिखवाई है वो थोड़ा याद कर ले तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व विद इन 15 मिनट्स मार्क नोट कर ले समझे Can we check? They're still working. Right. Strong. All done. चलो 2 मिनट रुक जा रहे सब लोग कर दो फटाफट शायद रिपीट हुए ऐसा हो सकता कुछ एक बार रिपीट हुए ऐसा हो सकता अगर इसका रेट R1 है और इसका रेट R2 है तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1 होगा
क्यों? क्योंकि ये एसेंटो रिएक्शन है। एसेंटो रिएक्शन में क्या देखा जाता है, इसके ऊपर का प्लस डेल्टा, और दूसरी चीज क्राउडिंग, इसके ऊपर बिल्कुल क्राउडिंग नहीं है, इसके ऊपर ये क्राउडिंग है। इसकी प्लस आई की वजह से इसका प्लस डेल्टा छोटा होगा, इसका प्लस डेल्टा लार्ज होगा। तो एसेंटो रिएक्शन है तो डेफिनेटली R2 विल बी ग्रेटर देन R1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। चलो इसी फॉर्म में लिखना है तो इसका आंसर ये बनेगा, और इसका लिखना है तो इसका कुछ ऐसे बनेगा। ये अपने आप में शायद फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहा है, वो है ईसॉल, और इसके नीचे जो बन रहा है वो है फिनेटॉल। देखो ये टर्शरी है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा लेकिन एलिमिनेशन तो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बनेगी, प्रोडक्ट जरूर बनेगी, लेकिन ईथर नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि नो रिएक्शन, यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या सही किया लोगों? बोलो। तो वो वाला थोड़ा हाईलाइट कर देना, टर्शरी हैलाइड वाला। ये गलती हो सकती है तो हम यही मानकर चले कि रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन रिएक्शन नहीं होगी का मतलब क्या होगा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस WES नहीं होगी, लेकिन E2 रिएक्शन जरूर होगी, E2 सबसे। ये रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इससे हमेशा सिंपल ईथर ही बनेगा। ऐसा नहीं कि टर्शरी ये रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन टर्शरी में यील्ड बहुत खराब मिलती है ड्यू टू क्राउडिंग। मिलती तो है लेकिन क्राउडिंग की वजह से यील्ड बहुत खराब होती है, ठीक है। बाकी अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर एराइल हैलाइड नहीं देगा, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से वो सेपरेटली नहीं होगा, ठीक है। चलो लिखो।
बना पाओगे? जैसा मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस की खासियत या तो प्लस पॉइंट कहो या नेगेटिव भी बोल सकते हो इसका, कि भाई आप इससे सिंपल ईथर भी बना सकते हैं, मिक्स ईथर नहीं बना सकते। कोई मुझे ये बोलना है कि सर हम एक ही वेसल में मिथाइल क्लोराइड भी ले लें और इथाइल क्लोराइड भी ले लें और फिर सिल्वर ऑक्साइड डालें तो बहुत कचरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 3 ईथर मिलेंगे, डाई इथाइल ईथर मिलेगा, डाई इथाइल ईथर मिलेगा, मिथाइल इथाइल ईथर मिलेगा, तो किसी की भी यील्ड अच्छी नहीं होगी। तो ऐसा करना ही क्यों? अगर आपको मिक्स्ड ईथर बनाना है तो सिल्वर ऑक्साइड के पास कभी ना जाए, बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट WES कर दो। सही आ रहा? अब इंडस्ट्रियल या तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइइथाइल ईथर, जिससे कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन या तो कांस्टेंट इथरिफिकेशन कहते हैं। Now wait until I tell you, ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं, ये जो इथेनॉल होता है उसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। Now this mixture is heated at 100 degrees Celsius. Is it? इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो वाटर निकल जाएगा और यहाँ जो बनेगा CH3CH2OSO3H। हेलो हेलो, हाँ कहीं चल सकता है, हमें वाइट वाइट कर लीजिए, वाइट चल सकता है, कहीं कहीं कमी जैम ठीक लगे तो कर दो। स्कूल में 25 तो बात, हाँ हाँ the process in which SO3H group is added, Anil Lakman na padi. Process in which SO3H group is added, this process is called sulfonation. So this process is such that sulfonic acid group is added, check out. Right? So this process is called sulfonation. For what? This process is of sulfonation of alcohol, check. Why I precisely say alcohol? Only because the sulfonation has occurred on alcohol functional group. SO3H could have joined to this carbon also. So then it will be sulfonation of alkyl group. Generally we study sulfonation of benzene and sulfonation of whatever chlorobenzene or something, whatever.
But in that case, SO3 joins with what? SO3 joins with the carbon, means alkyl or aryl part. In this case, it has happened with what? It has happened with alcohol functional group. Can you find the difference? Okay. Now the substance obtained is given name on the basis of the process has occurred. This is called ethyl alkosulfonic acid. Fine. Sulfonation किस पर हुआ? ऑक्सीजन अल्कोहल. So this is ethyl alkosulfonic acid. Is it fine? समझ में आया सब लोगों को? अब एक और चीज सुनो, इसका एक और नाम भी है इथाइल हाइड्रोजन एंड SO4. इसका एक और नाम भी है, इसे कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. क्लियर हो? ओके. अगर ये दोनों 1:1 मोल प्रपोर्शन में ले लिया आपने तो ये रिएक्शन यहीं यहाँ तक होगी. ये है आपका पहले बना हुआ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, या तो आप कह सकते हैं इथाइल अल्कोसल्फोनिक एसिड. इसमें आपने बाहर से थोड़ा और इथेनॉल डाल दिया और टेम्परेचर रेंज करके आप पहुंच गए 140 डिग्री सेल्सियस पर. तो क्या होगा? तो ये OH और ये SO3H एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और आपको H2SO4 वापस मिल जाएगा. और ये जो बाकी बचा है उसको अंदर अंदर जोड़ लो. तो आपको क्या मिल गया? डाई इथाइल. क्या करना है? इथेनॉल आपको एक्सेस में लेना है बाद में. लेकिन मान लो कि आपने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में एक्सेस ऑफ इथेनॉल लेने के बजाय एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ही रखा और 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लिया, तो क्या होगा पता है? तो यहाँ से OSO3 और यहाँ से H निकलेगा और आपको H2SO4 मिल जाएगा. अब यहाँ क्या हुआ पता है? ये दोनों आत्मा एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि तो यहाँ से OSO3H गया, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, यहाँ से H गया, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी तो यहाँ इथीन मिलेगा. ठीक है. और ध्यान से देखो ये पूरी रिएक्शन, या तो आप ये करके ये कर सकते हो या तो आप ये करके ये कर सकते हो. ठीक है. दोनों केस में अल्टीमेटली होता क्या पता है? इन दोनों का टोटल करो 20 + 20 तो क्या होगा पता है? ये और ये कैंसिल हो जाएगा. 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ऑफ कोर्स सल्फ्यूरिक भी कैंसिल हो जाएगा. ओके. अल्टीमेटली क्या होगा बताओ? 2 मोल इथेनॉल गिव्स डाइथाइल इथेनॉल वाटर. सो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ अल्कोहल बट आउट ऑफ 2 मोल्स. अब इसका और इसका टोटल का तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा. अब इथेनॉल गिव्स इथीन प्लस वाटर. ये अभी भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लेकिन 1 मोल में से है. चेक करो. तो अगर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो रखोगे तो आपको 2 मोल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर के डाइथाइल ईथर मिलेगा. लेकिन अगर आपने हाई टेम्परेचर रखा और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हाई रखा, कॉन्सेंट्रेट एक्सेस रखा, तो आपको इथेनॉल के 1 मोल में से डिहाइड्रेशन होकर के आपको क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा. ठीक है. जो अल्कीन में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राइट नाउ. क्यों? क्योंकि अगर मैं अल्कीन पढ़ा रहा होता तो मैं इस पर इंपॉर्टेंस ज्यादा देता, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ईथर. तो मैं क्या करूँगा? मैं एक लेबोरेटरी सेटअप बनाऊंगा. ध्यान से देखो.
और वो लेबोरेटरी सेटअप आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ड्राइंग में कैसा करता हूँ सब लोगों को पता है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लो एक बार बहुत ध्यान से कि मैं क्या करूँगा, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनॉल 1:1 मोल लेकर के उसे गर्म करूँगा और वो टेम्परेचर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा ना, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट रिएक्शन करके इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे। बताओ पहली रिएक्शन, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गया, ऐसा समझ के चले कि ये जो है ना, ये थर्मोमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये रिफ्लक्स होना चालू हो जाएगा, माने बबल ना मीन्स उबाल आना चालू हो जाएगा। तब मैं ये जो है ना, ये नॉब खोल दूंगा, तो ड्रॉप साइज अंदर इथेनॉल पड़ना चालू हो जाएगा। अब ये इथेनॉल अंदर पड़ेगा तो क्या होगा पता है, वो हमारी सेकंड रिएक्शन होगी। नॉट जस्ट दिस टेम्परेचर, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा करके पहुंचा दूंगा 140 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा बताओ, तो ये इथेनॉल इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, डाई इथाइल ईथर बनाएगा। अब बहुत ही ब्यूटीफुल चीज ये है कि ये जो डाई इथाइल ईथर है स्टूडेंट्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस और रिएक्शन का टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है। और रिएक्शन के टेम्परेचर पर उसका जन्म तो होगा 35 डिग्री सेल्सियस भी है, तो उसका जन्म सीधा ही वेपर फेज में होगा। और उस वेपर को हम ये कंडेंसर में से पास करेंगे और इसके आसपास क्या चल रहा है, इसके आसपास चल रहा है कोल्ड वाटर फ्लो। कंडेंसर है, कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंस करना, ठीक है ना। तो क्या करेगा, इस वेपर यहाँ से पास होगी, उस वेपर को कंडेंस करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और ये लिक्विड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलेक्टर में कलेक्ट होता जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और इथेनॉल की होगी तो क्या होगा, तो डाई इथाइल ईथर बनेगा और साथ में सल्फ्यूरिन बनेगा, याद करो। और वो जो सल्फ्यूरिक है ना, वो ऊपर से गिरने वाले इथेनॉल के साथ वो भी रिएक्ट करेगा और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, पहली रिएक्शन। वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऊपर से गिरने वाले इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके डाई इथाइल ईथर और सल्फ्यूरिक बनाएगा।
वो सल्फ्यूरिक फिर से ऊपर से गिरने वाले इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, जो ऊपर से गिरने वाले इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके डाइथाइल ईथर एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। वो सल्फ्यूरिक एसिड फिर ऊपर से गिरने वाले इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फिर से ऊपर से, इससे आगे कुछ मुझे आता नहीं है, इतना ही झट के आया तो मैं ऐसे बोलता रहूं तो क्या हो जाए, जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगा टाइम पास होता रहेगा। लेकिन आप ये समझे कि ईच स्टेप रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिपीट होगी ना, तो कंटिन्यूअसली ये डाइथाइल ईथर बनता ही रहा है, चेक करो, और वो वेपर के फॉर्म में बनेगा। इसका मतलब है कि इफ यू हैव अ सेटअप टू ऐड इथेनॉल कंटिन्यूअसली टू द सिस्टम, you can distill of diethyl ether continuously on the other hand. So experimental setup is done in such a way that it is started taking what 1:1 proportion of sulfuric acid and ethanol. But after once the refluxing start at 100 degrees Celsius, you raise the temperature up to 140. Now you start a continuous supply of ethanol. On the other hand, you will always have a production of diethyl ether. Though it is produced in the form of vapor, but you have an experimental setup of condenser for a continuous flow of cold water, it will make vapor of diethyl ether condense, converts into liquid, you can collect it. This is how industrial production of diethyl ether is performed. Is it fine? Title रखेला से के बाकी कोई क्वेश्चन?
बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई ना करें, जैसे मैंने भी ऐसे ही बनाई तो आप भी ऐसे ही बनाए, मुझसे तो अच्छी ही बनाएंगे मुझे पता है, क्योंकि यही वाला है, लेकिन जगह खाली करके देखो और मुझे बुलाओ कैसा कौन से, लेकिन वो कंडेंस नहीं होगा 100 डिग्री जो बना हुआ वो बना पेपर, हाँ वो भी अगर आएगा तो ईथर और वाटर जो है दोनों यहाँ पर मान लो कि कंडेंस होकर के आ रही है। पहली तो बात है कि हम टेम्परेचर उस तरह से मैनेज करके रखेंगे कि डाईथर ईथर ही कंडेंस होगा, क्योंकि उसका 35 डिग्री है और उसका कितना है 100 डिग्री है। और मेरी बात तो सुनो पहले, डाईथर ईथर और वाटर सपोज से दोनों आ गए तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि डाईथर ईथर नॉन पोलर, वाटर पोलर है, तो इन दोनों के केस में डाईथर ईथर वाटर एक दूसरे में मिसिबल ठीक से नहीं होंगे, तो लेयर सेपरेशन से फिर उसको अलग करें। ठीक है, बहुत ज्यादा मिसिबल नहीं है तो उनको फिर नहीं, तो फिर उसका डिस्टिलेशन करके अलग कर लेंगे अगर मिसिबल हो भी गया है, क्योंकि एक का टेम्परेचर 35 है, एक का 100 है, तो 35 पहले इवेपोरेट होकर के बाहर आ जाएगा, 100 वाला पड़ा रहेगा। ठीक है,
Done? Already done. है क्या नहीं? हाँ। कम से कम इसके 15-20 एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोगों ने। पर यहाँ पर डेफिनेशन भी डाली है कि ये 3 डिग्री होगा या कोई ऐसा कार्बोनियम जो जन्म के बाद भी स्टेबलाइज हो सकता है, ऐसा अगर बन रहा है तो हेलोजन इसके साथ आएगा, एच इसके साथ आएगा। वाटर के केस में भी ऐसा ही है, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। OCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस एन वाला, सोच लो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो अल्फा पैरा का रिएक्शन देगा। बस इतना काफी है, लिखते जाओ अपने साथ।
ठीक। यहाँ पोलर सॉल्वेंट के फॉर्म में एसिटिक एसिड लिया जाता है, बस यही चीज़ है स्पेसिफिक है। जनरली ब्रोमीन वाटर हम यूज करते हैं, पोलर सॉल्वेंट। Tables can be used to analyze and present data vector. In this document, then, I can select the number. I can go here clicking, you can cursor in the hex and just click inside a cell in order to go there. I'm now going to enter my second row of information, moving between हालांकि ये भी इतना अच्छा होता नहीं है।
क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट कम होगी, तो क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो बस इतनी प्रॉपर्टीज एनिसॉल की हमें देखनी है। बाकी सारे एनिसॉल की जो ईथर रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो तो दो ही है, एक कांस्टेंट डेल्टा के साथ रिएक्शन और दूसरा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर। चलो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, वहाँ ऑर्गेनिक लेना है कल की क्लास में या फिजिकल, वो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूँगा। और अगर ऑर्गेनिक है तो आपको पार्ट 2 की टेक्स्ट को कंपल्सरी लेकर के आना है। Thank you so much.